आज है 26 नवंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला है कुटिया कोंद ट्राइब, ये उड़ीसा में रहते हैं। ठीक है। ये मिलेट्स के लिए जाने जाते हैं, मतलब मिलेट्स की खेती करते हैं। 12 तरह के मिलेट्स ये उगाते हैं और इनके एक एनुअल ट्रेडिशनल फेस्टिवल होता है जिसका नाम है बुरलांग यात्रा। ये कंधमाल डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में होता है। ठीक है। उसके बाद Y12705 मरगाओ, ये प्रोजेक्ट 15B के अंदर एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिसको मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया है। ठीक है। उसके बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, ये 40 साल से कम आयु के जो आर्टिस्ट होते हैं उनको संगीत नाटक अकादमी की तरफ से अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद PSLV C54 ने ओशियन सैट 3 और 8 नैनो सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। इंडियन रेलवेज ने कहा है कि वो 2026 तक टिल्टिंग ट्रेन इंट्रोड्यूस करेंगे इंडिया में। ठीक है। इसमें वंदे भारत ट्रेन को ही मॉडिफाई किया जाएगा, उनको अलग टेक्नोलॉजी से इक्विप किया जाएगा ताकि वो एज अ टिल्टिंग ट्रेन काम कर सकें। टिल्टिंग ट्रेन एक्चुअली ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें ट्रेन्स को मॉडिफाई किया जाता है कि वो अपने ट्रैक पर, रेगुलर ट्रैक पर ही कर्व्स की तरह मैनूवर कर सकें। ठीक है। जब उनकी स्पीड बढ़े वो कर्व, जैसे बाइक वाइक चलाते समय कर्व में मुड़ते हैं। ठीक है। वैसा ही कुछ ये ट्रेन्स भी करेंगी। ठीक है। अभी 11 कंट्रीज़ में ऐसा ये सुविधा है, मतलब वहाँ पर ऐसी ट्रेन्स हैं। और इसमें क्या होता है कि जो जब ट्रेन कर्व पे चलती है तो जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं उनको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और वो बाहर की तरफ मतलब गिरने लगते हैं। ठीक है। पर इनको इस तरह से काउंटर बैलेंस किया जाता है कि वो जो ऑब्जेक्ट ट्रेन के अंदर है वो बैलेंस रहे, वो बाहर की तरफ न फेंक उठें। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। ठीक है। और ये इनैक्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। अगर दिन की संख्या की जाए तो 166 दिन। ठीक है। मतलब 166 दिन वो मीटिंग चली है अलग अलग। और ये दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया था। और व्यवहार राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस, ये दो लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट किया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने कैलीग्राफी की थी। ठीक है। और जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी कॉपीज तैयार की थी। फिर वर्गीज कुरियन जी का जन्म दिवस, ये नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है। इनको फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन कहते हैं। इन्हें कई सारे पदक मिले हैं जैसे राम मनोहर मैग्सेसे अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण, वर्ल्ड फूड प्राइज, पद्म भूषण। ठीक है। ये सारे अवार्ड इनको मिले थे। और इंडिया इस समय दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। करीब 22% पूरे ग्लोबल प्रोडक्शन का इंडिया में होता है। उसके बाद अमेरिका में, उसके बाद चाइना, उसके बाद पाकिस्तान और उसके बाद ब्राज़ील। ठीक है। हमारे यहाँ जो मिल्क प्रोडक्शन 2019-20 में रहा वो 198.4 मिलियन टन का रहा। ठीक है। फिर इंडिया ने स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बोर्ड की चेयरमैनशिप पाई है। जो भी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बोर्ड का चेयर होता है वो एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन का। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो जो IEC का जो वर्क है उसके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए काम करते हैं। इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन की बात करें तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1906 में बनी थी। और ये जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड टेक्नोलॉजीज होती हैं, ठीक है, उनकी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होता है उसको पब्लिश करता है। ठीक है। फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में नाइजीरिया ने इंटरनेशनल टैक्स कॉपरेशन मैकेनिज्म के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया था जो कि पास हो गया। ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे अभी OECD है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसकी जगह पे एक UN से एक बॉडी क्रिएट होगी जो कि दुनिया के जो ये टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन होते हैं उनको, उनके लिए जो मैकेनिज्म है उसको तैयार करेगी, उनकी देखरेख करेगी। ठीक है। और OECD की बात करें तो ये 1961 बनी थी रोम ट्रीटीज़ के तहत, जो कि 1957 में साइन हुआ था। इसमें 38 मेंबर्स हैं। ये डेमोक्रेसी और मार्केट इकोनॉमी पर काम करती है। ठीक है। फिर है पेमेंट एग्रीगेटर। पेमेंट एग्रीगेटर मर्चेंट और ई कॉमर्स साइट्स को पेमेंट सर्विस में मदद करता है। ठीक है। ये कस्टमर से जो पेमेंट होता है उसको रिसीव करता है और इन मर्चेंट और ई कॉमर्स साइट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है। जो भी जितना जितना जिनको देना है, ठीक है, वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। अभी RBI ने गाइडलाइन जारी की थी कि जो भी पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं उनको रेगुलेट करना है, उनको लाइसेंस लेना ज़रूरी है। ठीक है। फिर है UN कंट्री टीम। UN कंट्री टीम 132 कंट्रीज़ में है जो कि 162 कंट्रीज़ के जो यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम्स है उसका देखरेख करती हैं। ठीक है। इसमें UN कंट्री टीम में कई सारी चीज़ें आती हैं जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स पर, इमरजेंसी रिकवरी और ट्रांजिशन प्रोग्राम। ठीक है। इन सब पर ये काम करती हैं और इसको लीड करते हैं जो UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर होते हैं। UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर UN के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है।
और ये जो यूएनसीटी है ये उन कंपनी में इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कंट्री लेवल पर जो डिसीजन मेकिंग होती है यूएन की तरफ से, वो उन सब चीज़ों पर ये ध्यान देते हैं। उसी में है द रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर सिस्टम। ये किसी भी कंट्री में जो यूएन के अलग अलग एजेंसीज काम कर रही होती हैं, अलग अलग प्रोग्राम का इम्प्लीमेंट कर रही होती हैं, ठीक है, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है, ठीक है। उसके बाद क्रायोस्फेयर का मतलब होता है आइस ग्लोब, ठीक है। हमारे यहाँ मतलब धरती पर 15% है जो क्रायोस्फेयर के अंडर में आता है, ठीक है। इसमें आइस शीट्स, ग्लेशियर्स, स्नो, परमाफ्रॉस्ट, सी आइस, आइस शेल्स, ये सारी चीज़ें, और इंक्लूडिंग जो हमारे दो मतलब पोलर ओशंस हैं, आर्कटिक ओशन और साउदर्न ओशन। साउदर्न ओशन कहाँ है? जो अंटार्कटिका है उसके किनारे किनारे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। फिर है एम्बिशन ऑन मेल्टिंग आइस ऑन सी लेवल राइज एंड माउंटेन वाटर रिसोर्स। ये एक हाई लेवल ग्रुप है जिसको चिली और आइसलैंड ने इनिशिएट किया था, ठीक है। इसमें 18 कंट्रीज़ हैं और ये COP27 बनी है। इसका उद्देश्य है कि जैसे क्रायोस्फीयर जो मेल्ट हो रहा है तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो सिर्फ पोलर कंट्रीज़ या माउंटेन कंट्रीज़ पर नहीं पड़ेगा या माउंटेन रीजन पर नहीं पड़ेगा, बाकी रीजन्स पर भी पड़ेगा, ठीक है। इसी चीज़ को लोगों को अवगत कराने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।